हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। रास्ते खोजेंगे। हम बात कर रहे हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की, जो इस बरस समरकंद में हो रही है। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन का आज पहला दिन है और इसमें शिरकत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समरकंद पहुंच गए हैं। और जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया कि वो एससीओ समिट में शिरकत के साथ कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बयान की इस आखिरी लाइन ने भारत में उत्सुकता बढ़ा दी, क्योंकि समरकंद में वो सब नेता मौजूद हैं जिन्हें भारत की विदेश नीति के हुज हू कहा जा सकता है। गौर करिए इस लिस्ट पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एससीओ है क्या भला, इसमें भारत की सदस्यता के मायने क्या हैं और प्रधानमंत्री मोदी की संभावित द्विपक्षीय बैठकों से क्या फायदा हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। भूगोल की किताब में आपने एक शब्द पढ़ा होगा, मध्य एशिया। जमीन के रास्ते आप पूरब से पश्चिम की तरफ जाने के ख्वाहिशमंद हो तो आपको इस इलाके के लंबे चौड़े सर्द मैदानों से गुजरना होगा। समरकंद को लेकर हम जिस विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात कर रहे थे वो इस पूरे इलाके पर लागू होती है। यहाँ ताजिक, तुर्क, उज्बेक, तातार, कजाक और ऐसे ही कई जातीय पहचान के लोग हजारों बरस से रह रहे हैं। 19वीं सदी में ये इलाका बन गया रूसियों की कॉलोनी और जब रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ बना तो यहाँ सोवियत शासन रहा। नाम के लिए सोवियत रिपब्लिक बनी, जैसे किर्गिजिया, तुर्कमेनिया आदि। याद करिए, जब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रूस ने, जो तब सोवियत संघ था, मध्यस्थता की पेशकश की थी, तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, ये दोनों ताशकंद गए थे मिलने। ताशकंद तब सोवियत संघ के तहत आने वाले उज्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राजधानी थी। शास्त्री जी ने समझौते पर दस्तखत तो किए, लेकिन फिर अगली सुबह ताशकंद में उनका निधन हो गया और आज भी ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और समरकंद दूसरा बड़ा शहर है। भूगोल का अध्याय हो गया। अब लौटते हैं फौरी मुद्दे पर। 1990 के दशक में चलते हैं। यह दशक आते आते सोवियत संघ दरक गया था और इस इलाके की रिपब्लिक्स को आजादी मिल गई थी। अब तक सब कुछ मॉस्को से होता आ रहा था, इसलिए नए नए आजाद हुए मुल्कों को अपने पैरों पर खड़े होने में काफी मुश्किलें भी आ रही थी। ऊपर से बाहरी आक्रमण का खतरा था, क्योंकि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में सीमा को लेकर आपस में भी भयंकर विवाद था और यह खतरा भी था कि इस विवाद का फायदा पड़ोस की 2 शक्तियां रूस और चीन कभी भी उठा लेंगे। क्योंकि भारत जैसे देशों के विपरीत रूस और चीन जैसे देश सिद्धांततः विस्तारवाद को गलत नहीं मानते, इसलिए हर किसी ने अपनी सीमा पर फौज तैनात कर रखी थी और फौज की इस भारी तैनाती के चलते हर किसी को अनहोनी का डर भी था। ऐसे में 5 देशों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। कैलेंडर में बरस था 1996 का। चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, 5 देश, इनके नेता शंघाई में जमा हुए और ट्रीटी ऑन डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन्स पर दस्तखत किए। नाम से जाहिर है, मकसद था सीमावर्ती इलाकों में तैनात सेनाओं के बीच भरोसा स्थापित करना। मौका पाकर लगे हाथ आपसी सहयोग की बातें भी कर ली इन 5 देशों ने। इन 5 देशों को शुरुआत में कहा गया शंघाई 5। समय के साथ इन 5 देशों में आपसी भरोसा पनपा तो इन्होंने 1 साल बाद सीमा से फौज कम करने के समझौते पर दस्तखत भी कर लिए। यानी पहला मकसद पूरा हुआ और इससे यह भी स्थापित हुआ कि नियमित बैठकों का आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। इसलिए शंघाई 5 के देश हर साल मिलने लगे। 5-6 बरस आगे बढ़ते हैं। साल 2001 आया। 15 जून के दिन 5 सदस्य देशों के नेता एक बार फिर शंघाई में मिले और अब तय किया गया कि संगठन को रीलॉन्च करने की, नए वर्जन में लाने की जरूरत है। और क्या हुआ इस रीलॉन्च में? पहले तो आया नया नाम, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ, और फिर आया एक नया मेंबर, मौजूदा मेजबान उज्बेकिस्तान, और इसके बाद आया एक नया मकसद। बात यह थी कि एससीओ के देशों ने आपसी सहयोग तो बढ़ा लिया था, लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती आ गई थी, आतंकवाद की। एससीओ देशों के बिल्कुल बगल में अफगानिस्तान था, जहां की तालिबान सरकार दुनिया भर के आतंकवादियों को बुला बुलाकर पनाह देती थी। खतरा भांपते हुए एससीओ ने
अपना नया मकसद तय किया, आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ाई का मकसद। 2001 से ही फिर हर साल सदस्य देशों के हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्टर्स की अलग अलग बैठकें भी आयोजित होने लगी। भारत के संदर्भ में समझना हो तो यूं समझिए कि राष्ट्रपतियों की बैठक, प्रधानमंत्रियों की बैठक और विदेश मंत्रियों की बैठक। आप कहेंगे भारत का संदर्भ आ ही गया है तो यह भी बता दो कि भारत की एंट्री इस एससीओ में कैसे और क्यों हुई। तो सुनिए, पहले कैसे का जवाब। एससीओ में 3 तरह के देश होते हैं, पहले स्थायी सदस्य, फिर ऑब्जर्वर और फिर डायलॉग पार्टनर। फिलहाल एससीओ के 8 स्थायी सदस्य हैं, नाम नोट करिए। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस और चीन। एक और है भारत। जल्द ही यह संख्या 9 होने वाली है क्योंकि ईरान भी 2023 में सदस्य स्थायी रूप से बन जाएगा। कागजी कार्रवाई लगभग अंतिम चरण में है। स्वाभाविक है, एससीओ में सारे बड़े फैसले स्थायी देश लेंगे, लेकिन दूसरे देश भी एससीओ की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए 2 कैटेगरी हैं जैसा बताया। पहली है ऑब्जर्वर स्टेट की, जिसमें फिलहाल 4 देश आते हैं। एससीओ के 4 ऑब्जर्वर स्टेट अफगानिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस और ईरान। इसमें ईरान परमानेंट मेंबर बनने वाला है। आपने गौर किया होगा कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई और इसीलिए खबरें आ रही थी कि भारत और ईरान भी अलग से बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर स्टेट कैटेगरी के देश हैं, इन्हें भी एससीओ की बैठकों में बुलाया जाता है ताकि उन्हें संगठन के तौर तरीकों का अनुभव हो। एक तरह से मान लीजिए कोर्टशिप पीरियड चल रहा है। जब संगठन और देश दोनों समझ लेते हैं कि बात बन सकती है तो बात आगे बढ़ती है, वरना खत्म हो जाती है। ऑब्जर्वर स्टेट प्रायः ऐसे देश होते हैं जिन्हें किसी न किसी स्थायी सदस्य का समर्थन मिला हो, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट की संज्ञा सभी को नहीं मिलती। प्रायः पहले संबंधित देश को एससीओ का डायलॉग पार्टनर बनना होता है। फिलहाल तुर्की, श्रीलंका, कंबोडिया, नेपाल, अजरबैजान और आर्मेनिया इस एससीओ के डायलॉग पार्टनर हैं। यानी टॉप पे परमानेंट मेंबर, फिर ऑब्जर्वर स्टेट और फिर बिल्कुल एंट्री लेवल पर डायलॉग पार्टनर। सऊदी अरब, मिस्र और कतर, मिस्र जिसको अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, डायलॉग पार्टनर बनने वाले हैं। 3 और देश हैं। इन सब ने हाल के बरसों में एससीओ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ये सारे चरण 2017 में ही पूरे कर लिए थे। हमने आपको बताया, आप एससीओ की सीढ़ी में तभी ऊपर बढ़ते हैं जब आपका कोई दोस्त स्थायी सदस्य हो। यह साथ भारत को कैसे मिला? भारत का एससीओ में पक्का दोस्त कौन है? पुराना दोस्त ही पक्का दोस्त है, रूस, जो शंघाई 5 के जमाने से स्थायी सदस्य है। उसी ने एंट्री फिक्स की हमारी, और लाजमी था कि रूस भारत की तरफ से लामबंदी करेगा तो चीन पाकिस्तान का पर्चा आगे बढ़ाएगा। इसीलिए 2017 में भारत और पाकिस्तान को साथ साथ एससीओ का स्थायी सदस्य बनाया गया ताकि अकारण इस रीजन में नाराजगी का माहौल ना बने। आपने एससीओ में सदस्यता का प्रोसेस समझ लिया है। अब कारण समझिए कि भारत इसका सदस्य क्यों बना। पहले हम एक राइडर जोड़ देते हैं। विदेश नीति के सारे प्रश्नों का उत्तर एक लल्लन टॉप शो में देना मुमकिन नहीं है, इसलिए संक्षेप के दायरे में रहेंगे, विस्तार में नहीं जाएंगे। याद करिए, एससीओ का मकसद आपसी सहयोग और आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ाई। भारत के हिसाब से देखें तो ये राम मिलाई जोड़ी है। हम भी वही चाहते हैं जो एससीओ चाहता है कागजों पर। दूसरा कारण है कनेक्टिविटी का। हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि पूरब से पश्चिम अगर जमीन के रास्ते जाना है तो मध्य एशिया से होकर ही जाना पड़ेगा, यानी एससीओ के देशों से होकर जाना पड़ेगा। भारत पूर्व में है, दुनिया का इंजन पश्चिम में है। फिर मध्य एशिया में तेल और गैस के भंडार भी हैं जो भारत जैसे विकासशील देश के काम आते हैं। मध्य एशिया पर एक वक्त में रूस का प्रभाव था, लेकिन अब चीन तेजी से रूस की जगह ले रहा है। चीन की आक्रामकता के मद्देनजर भारत चाहता है कि मध्य एशिया के देशों से उसके संबंध वैसे रहें जैसे हजारों साल पहले थे। व्यापार के संबंध और सांस्कृतिक संबंध, और इसके लिए जरूरी है कि आदान प्रदान होता रहे। अब थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट की राय और दूसरे विस्तार बताते हैं। एक अंग्रेजी का अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसके लिए शुभजीत राय ने एक लेख लिखा और उसमें एक बड़े काम के बिंदु को रेखांकित किया एससीओ के संदर्भ में। वो लिखते हैं कि भारत ताशकंद से चलने वाले रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर यानी आरएटीएस से जुड़ने का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि यहां से भारत को उस आतंकवाद से निपटने में भी मदद मिल सकती है जो पाकिस्तान के बाहर से संचालित होता है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद ये बिंदु बहुत अहम हो जाता है और आरएटीएस, शॉर्ट में रैट्स बोल सकते हैं, उसकी मेंबरशिप भी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
फिर एससीओ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो या वार्सा पैक्ट की तरह कोई सैनिक गोलबंदी भी नहीं है जिससे भारत को परहेज रहे। अमेरिका जरूर एक वक्त में एससीओ को लेकर नाक भौं सिकोड़ता था, लेकिन वक्त के साथ यह साफ होता गया कि एससीओ आपसी सहयोग के बारे में है, ना कि अमेरिका के खिलाफ एक दूसरा ध्रुव खड़ा करने के बारे में। वैसे भी एक दूसरा ध्रुव खड़ा होगा तो उसमें हम और चीन साथ में थोड़ी खड़े होंगे, तो बड़ी बेसिक सी बात है। खैर, आज एससीओ देशों में दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी बसती है। अब ये आंकड़े इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आए एससीओ का भूखाल कितना टाइट है। दुनिया भर की जीडीपी का 1/3 एससीओ के देशों से आता है, तो ऐसे संगठन का सदस्य बने रहना विन विन डील माना जा सकता है। अब तक हमने समझ लिया एससीओ कैसे बना, भारत इसका सदस्य क्यों है। अब समझते हैं कि हालिया एससीओ समिट का महत्व क्या है और प्रधानमंत्री मोदी से देश को क्या अपेक्षाएं हैं। एससीओ के सदस्य देशों के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद से बर्फ जमी है। अप्रैल 2020 से भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में आमने सामने हैं। रूस और चीन ऊपर ऊपर तो दोस्त हैं, लेकिन जिस रफ्तार से चीन आगे बढ़ रहा है, रूस का भी असहज होना लाजमी है। प्रभुत्व बढ़ाने के मकसद से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर एक बड़ा दाव चला था, जो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। उधर चीन कोविड लॉकडाउन और छवि से परेशान है। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट है। ऐसे में इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर एक टेबल पर आकर बात कर पाएं तो शायद समाधान का रास्ता निकले। फिर आप पूछेंगे कि प्रतिद्वंदी साथ बैठ भी गए तो बातें क्या करेंगे, तो इसका जवाब हम एक उदाहरण से देते हैं। नवंबर 2008 में मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला हुआ। इस हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान में बैठे थे। दोनों तरफ तनाव बढ़ गया था। तब जून 2009 में एससीओ की बैठक के बहाने ही भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई थी। रूस के एकातेरिनबर्ग में तब मनमोहन सिंह ने जरदारी से कहा था, राष्ट्रपति महोदय, मुझे आपसे मिलकर खुशी हो रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। इससे तात्कालिक फायदा भले ना मिला हो, लेकिन तनाव और असहजता कम हुई। बातचीत का एक रास्ता भी खुला। वैसे ही इस बार के एससीओ समिट के बारे में भी बात कही जा रही है। शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी पहली बार आमने सामने मिलने जा रहे हैं। इसी तरह जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद यह पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन संभव है कि दोनों नेताओं या दोनों नेताओं के साथ गए प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हो जाए। आधिकारिक ना सही तो अनाधिकारिक बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है। ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। इसके अलावा भारत अपने दो और पक्के दोस्तों से मिलेगा, रूस और ईरान। रूस के साथ भारत की दोस्ती पर अलग से प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि बीते दिनों भारत जिस तरह से पश्चिम के करीब गया, उसे लेकर रूस थोड़ा असहज है, चाहे वो हथियारों की खरीद हो या फिर क्वाड जैसे संगठन। सो रूस की मौजूदगी वाले मंच पर जाकर भारत 2 संदेश देगा। एक, रूस को कि भारत उसकी दोस्ती का आदर करता है, उसके साथ खड़े होने में हमें कोई शर्म नहीं आती। और दूसरा, दुनिया को कि दुनिया का मतलब सिर्फ यूरोप, अमेरिका या पश्चिम बस नहीं हो सकता। भारत अपने हितों के हिसाब से संबंध बनाएगा और इन संबंधों को बनाते हुए नजरिया भी भारतीय रखेगा। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस बेहिसाब प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में वो भारत की तरफ उम्मीद से देख भी रहा है। रही बात ईरान की, तो उसके साथ तो हमारे हजारों बरस पुराने संबंध हैं। वहां से हम तेल आयात किया करते थे। हमने चाबार में खरबों का निवेश किया था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने ईरान से कुछ दूरी बना ली, खासतौर पर तेल के आयात के संबंध में। लेकिन जिस तरह यूक्रेन संकट के बाद नई दिल्ली ने रूस से तेल खरीदने को लेकर आत्मविश्वास दिखाया, ईरान उम्मीद कर रहा है कि उसकी किस्मत भी खुल सकती है। ये भारत के लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि प्रतिबंधों वाले माहौल में अगर भारत ईरान के करीब जाता है तो ईरान भी कोई ना कोई छूट जरूर देगा, देनी ही पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति रईसी और प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं तो इस बाबत बात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबरें भी आ रही है। अब इन सब के बीच टिप्पणीकारों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या रूस, चीन, ईरान जैसे देशों के साथ खड़े होकर भारत पश्चिम के बरक्स खड़े देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है। सुनिए उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने इस विषय पर, इस सवाल पर क्या कहा। भारत का पक्ष बिल्कुल साफ है और जो शंघाई सहयोग संगठन है उसके प्लेटफॉर्म पे भी ये बात कही गई है। हम कभी भी एससीओ को इस तरह से नहीं देखते और मुझे नहीं लगता कि एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने को किसी भी ब्लॉक के तौर पे देखता होगा।
एससीओ का कहना है कि वो दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ या दुनिया के किसी भी देशों के समूह के खिलाफ नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे काम ऐसे सकारात्मक होने चाहिए जिससे सभी का भला हो, विश्व में शांति कैसे बहाल हो, क्षेत्रीय सहयोग कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, आपस में किस तरह की चीजें हम ऐसी करें जिससे कि आम जनता को उस चीज का फायदा हो। भारत हमेशा इस चीज के लिए। तो मित्रों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबर के शहर समरकंद गए हैं। वहां होने वाली सारी गतिविधियों पर हमारी नजर बनी रहेगी और जो भी अपडेट्स आएंगे आपको बताते रहेंगे। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।